जय हिंद सभी को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिदीप्ति के बारे में, यानी फ्लोरेसेंस के बारे में। तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 2 है। और इसमें हम प्रतिदीप्ति के बारे में पढ़ेंगे, यानी फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लोरेसेंस जो है वो क्या है। तो अगर हम प्रतिदीप्ति के बारे में समझते हैं, प्रतिदीप्ति के बारे में, तो ऐसे समझिए कि ये कोई पदार्थ है और इस पदार्थ पर हम प्रकाश जो है वो डाल रहे हैं। चाहे ये प्रकाश प्राकृतिक प्रकाश हो, चाहे ये प्रकाश जो है वो आर्टिफिशियल प्रकाश हो, यानी कृत्रिम प्रकाश हो। तो प्रकाश को हम आपतित करवाते हैं इस पदार्थ पर। तो जैसे कि जो सूर्य का प्रकाश है, चाहे वो जो आर्टिफिशियल प्रकाश है, यानी हम जिस पदार्थ पर हम आपतित करवा रहे हैं उस प्रकाश का जो फ्रीक्वेंसी है, यानी जो तीव्रता है, वो अधिक होगा। उसका तीव्रता जो है वो अधिक होगा। तीव्रता जब अधिक होगा तो इसका जो तरंगदैर्घ्य जो है वो कम हो जाएगा। कम क्यों होगा? क्योंकि तीव्रता यानी फ्रीक्वेंसी और जो तरंगदैर्घ्य है उसके बीच इनवर्सली रिलेशन होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो जो तरंगदैर्घ्य है वो कम हो जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी कमेगा तो तरंगदैर्घ्य जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये बात आपने 9th क्लास हो या 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो ये बात आपने समझा। तो इस प्रकाश का जो फ्रीक्वेंसी है वो अधिक है और तरंगदैर्घ्य जो है वो कम है। ठीक, इसको हम आसानी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब या तरंगदैर्घ्य कहने का मतलब, जैसे कि ये जो ये शीर्ष के जो लंबाई है उसे बोलते हैं कि ये तरंगदैर्घ्य है। और ये जो 1 सेकंड में कितना चक्कर, ये जो है सीधी सी भाषा में कि कितना चक्कर लगाता है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। ठीक, ये बात आपने समझा। तो इस पदार्थ से जब टकराता है प्रकाश, टकराने के बाद क्या होता है कि ये पदार्थ जो है वो उस प्रकाश को अवशोषित करता है और तुरंत जो है वो रिफ्लेक्ट मारता है। तो इससे जो प्रकाश निकलता है, इस प्रकाश का जो फ्रीक्वेंसी जो होता है, यानी तीव्रता जो होता है वो कम होता है और तरंगदैर्घ्य जो होता है वो अधिक होता है। ठीक, ये बात आपने समझा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रतिदीप्ति, यानी कि कोई प्रकाश है, चाहे वो प्राकृतिक प्रकाश हो चाहे वो आर्टिफिशियल प्रकाश हो, उस प्रकाश को हम किसी पदार्थ पर आपतित करवाते हैं जिस प्रकाश की तीव्रता जो है वो अधिक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो अधिक है और तरंगदैर्घ्य जो है वो कम है। तो उस प्रकाश को हम किसी पदार्थ पर आपतित करवाते हैं तो वो पदार्थ उस प्रकाश को अवशोषित करती है और उसे तुरंत, यानी जैसे ही प्रकाश डालते हैं उसके तुरंत बाद, उसमें टाइम जो है वो 1 भी सेकंड नहीं लगता है, तो यानी तुरंत बाद वो रिफ्लेक्ट मारती है और रिफ्लेक्ट होने वाली जो प्रकाश है वो उस प्रकाश की रिफ्लेक्ट होने वाली प्रकाश की तीव्रता कम होती है, तरंगदैर्घ्य जो है वो अधिक होता है। इस होल प्रक्रिया को प्रतिदीप्ति कहा जाता है। तो ये बात आपने समझा।
आप इसे डिफिनेशन भी बना सकते हैं। डिफिनेशन यही होगा कि जब हम उच्च आवृत्ति और निम्न तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को किसी पदार्थ पर आपतित करवाते हैं तो उस पदार्थ द्वारा उस प्रकाश को अवशोषित कर तुरंत बाद प्रकाश परावर्तित करती है। परावर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होती है एवं तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रतिदीप्त कहा जाता है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, ये बात आपने समझा। अब हम इससे जो बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछता है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो बात आपने समझा कि प्रतिदीप्त जो है वो आखिर क्या है। यहाँ से बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिदीप्त की जो प्रक्रिया है इसको हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग देखते हैं। जैसे कि आप जब रात को आप गाड़ी चलाते होंगे तो आपने रोड के बगल में रेड कलर का या ग्रीन कलर का जो ऐसे करके, हमको ध्यान में नाम नहीं याद आ रहा है, जैसे कि ये रोड है तो इस रोड की किनारे पर ऐसे ऐसे करके रेड करके पट्टी मारा होता है। और ये जब हम देखते हैं कि जब रात में हम गाड़ी जब चलाते हैं तो इस पर लाइट पड़ता है तो ये जल उठता है। तो ये जो है ये प्रतिदीप्त का कारण ही है। जैसे कि आपने इसे प्रकाश डाला और उसके तुरंत बाद रेड कलर का जल गया तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि इसमें टाइम जो है वो 1 सेकेंड का भी गैप नहीं है। जैसे ही आपने प्रकाश मारा वो तुरंत रिफ्लेक्ट मार दिया, यानी इसमें 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बना सकता है कि प्रतिदीप्त प्रक्रिया होने में कितने टाइम लगता है। तो इसमें 1 भी सेकेंड का टाइम नहीं लगता है। तो ये जो प्रक्रिया काम हो रहा है, यहाँ पर जो प्रक्रिया लग रहा है वो प्रतिदीप्त हो रहा है। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो यहाँ पर लाइट मारे, वो तुरंत जल उठा तो आपको सामने का रास्ता पता लग गया कि मतलब किनारा इतना में है, इससे हम बाहर जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे ही आप गाड़ी लेके आगे बढ़े तो पीछे अंधेरा हो गया, वो तुरंत बुझ गया। तो यहाँ पर हम प्रतिदीप्त का प्रयोग देखते हैं। यहाँ पर प्रतिदीप्त का सिद्धांत लागू होता है, यानी सिद्धांत कहने का मतलब कि प्रतिदीप्त क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो दैनिक जीवन में तो एक प्रयोग ये हो गया। अब हम बीपीएससी के लेवल के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि ये भी बीपीएससी का ही लेवल है। जैसे कि आपने हाइलाइटर पेन यूज किया होगा, जैसे कि हम दिखा रहे हैं। जैसे कि ये जो है ये हाइलाइटर पेन है, ठीक। तो ये जो हाइलाइटर पेन है तो आप अगर इस कॉपी पर आप जैसे हम ये उठाते हैं, ये लिखा हुआ है, तो इस पर जब हम रंगते हैं तो इसे जब हम प्रकाश में ले जाते हैं तो ये चमकने लगता है। तो यहाँ पर भी हम प्रतिदीप्त का प्रयोग देखते हैं कि हाइलाइटर पेन जो है, हाइलाइटर पेन में भी हम प्रतिदीप्त का प्रयोग देखते हैं। तो एक तो ये हो गया कि हम अनुप्रयोग में देखते हैं कि कहाँ कहाँ अनुप्रयोग होता है। तो एक तो है कि हाइलाइटर पेन में दूसरा कहाँ होता है, दूसरा हमने देखा कि सड़क के किनारे पट्टी लगा होता है। इसको कुछ शब्द बोलते हैं, वो शब्द हमें ध्यान में नहीं आ रहा है तो हम इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन ये बीपीएससी के स्तर में इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। तो जब हमको ध्यान में आएगा तो हम बता देंगे। ऐसे आप गूगल पर से सर्च कर सकते हैं। और हम इसका कहाँ उपयोग देखते हैं,
तो जैसे पहले अगर आप देखते होंगे कि 2020-2021 के लगभग में CFL बल्ब आता था, यानी CFL बल्ब आता था। तो इसको आप देखते होंगे कि CFL बल्ब में कि जब लाइट कट जाता था तब पर भी लगता था कि थोड़ा थोड़ा जल रहा है। तो ये थोड़ा थोड़ा जल रहा है, इसका जो प्रमुख कारण था, यानी प्रमुख कारण कहने का मतलब कि यहाँ पर जो प्रक्रिया लागू हो रहा था, यहाँ पर कौन सा प्रक्रिया लागू हो रहा था, वो प्रतिदीप्त ही था कि प्रतिदीप्त के कारण ही ये जो CFL बल्ब है वो जल रहा था। ठीक, ये यहाँ पर सिद्धांत लागू हो रहा था, लेकिन इसमें जो पदार्थ डाला गया था CFL बल्ब में, वो जैसे कि होता है कि एक होता है कैडमियम टंगस्टन होता है, फिर एक होता है कि कैडमियम सिलिकेट होता है, फिर एक होता है जिंक सिलिकेट होता है। तो ये सब पदार्थ जब डाला जाता है तो ये सब अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। इसके बारे में हम बतलाएंगे कि जैसे कि एक होता है कि जिंक सिलिकेट होता है, तो जिंक सिलिकेट से कौन सा पदार्थ कौन सा रंग प्रदान होता है, ये सब हम बतलाएंगे। जैसे CFL बल्ब में कोई ऐसा पदार्थ डाला जाता होगा जिसके कारण से ये CFL बल्ब जो है वो बिजली कट जाने के बाद भी थोड़ा थोड़ा जलता हुआ हमें प्रतीत दिखाई देता है। तो CFL बल्ब में हम देखते हैं इसका प्रयोग। और कलाई बैंड में जैसे कि कलाई बैंड में हम इसका देखते हैं, जैसे कि हाथ में पहनने वाला एक कलाई बैंड आता था, तो उसमें भी हम ये प्रोसेस हम देखते थे कि ये इस तरह से होता था कि जब हम लाइट मारते थे तो उस पर चमकता था। ठीक, CFL बल्ब में भी यही था कि ये रात में भी बिजली कट जाने के बाद भी चमकता था। ठीक, अब हम कहाँ देखते हैं, तो अब हम थोड़ा सा ये सब तो हम दैनिक जीवन में देख रहे थे, और भी हम दैनिक जीवन के उदाहरण के ही बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो BPSC है वो इसी उदाहरण में से पूछेगा कि हम हाइलाइटर का उदाहरण किसका है, चाहे हाइलाइटर का उदाहरण निम्नलिखित में से किसका है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है कि प्रतिदीप्त को दैनिक जीवन में हम निम्नलिखित में से प्रतिदीप्त का दैनिक जीवन में निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। नीचे 4 गो ऑप्शन देगा, तो दैनिक जीवन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। प्राकृतिक में हम देखते हैं कि प्राकृतिक जो स्रोत हैं उसमें हम प्रतिदीप्त कहाँ कहाँ देखते हैं, तो एक जो है कि हल्दी है, हल्दी में हम देखते हैं, फिर शहद हो गया, हल्दी हो गया, शहद हो गया, फिर चाय की पत्ती हो गई। तो इतना सारा एग्जाम्पल है, ये बात आपने ध्यान में रखिएगा। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हम बता देते हैं कि जैसे कि हमने जिंक सल्फेट के बारे में बात किया था, जिंक सल्फेट के बारे में। तो जिंक सल्फेट जो है वो नीला रंग प्रदान करता है, यानी जिंक सल्फेट नहीं होगा, जिंक सिलिकेट होगा। ठीक, जिंक सिलिकेट होगा, तो जो जिंक सिलिकेट होगा वो हरा रंग देता है, यानी कि जिंक सिलिकेट अगर हम किसी पदार्थ पर लगा देते हैं, ठीक, तो जिंक सिलिकेट अगर हम जैसे कि यहाँ पर ये पट्टी हमने बतलाया था, अगर हम उस पट्टी में जिंक सिलिकेट डाल देते हैं तो वो हरा रंग दिखाई देने लगेगा। ठीक, अब हम कैडमियम बोरेट के देखते हैं, तो कैडमियम बोरेट है, ये जो है वो पिंक कलर प्रदान करता है, यानी गुलाबी रंग देता है। ठीक, फिर कैडमियम सिलिकेट हो गया, तो कैडमियम सिलिकेट जो है वो पिंक रंग भी देता है, यानी गुलाबी रंग भी देता है, और पीला रंग भी देता है। ठीक,
और एक हो गया है कैडमियम टंगस्टन, पीला रंग, एक है कैडमियम टंगस्टन। तो कैडमियम टंगस्टन है वो, कैडमियम टंगस्टन जो है वो नीला रंग देता है। तो ये 3-4 पदार्थ के नाम है जो अलग अलग रंग प्रदान करता है। ठीक, तो ये बात आप लोग समझ गए। ये तो थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है, जैसे कैडमियम सिलिकेट, कैडमियम कैडमियम बोरेट हो गया, जिंक सिलिकेट हो गया, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो है स्फुरिदीप्त के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं कि स्फुरदीप्त क्या है, स्फुरदीप्त जैसे कि हमने प्रतिदीप्त में पढ़ा था कि यहाँ पर जो प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, प्रकाश जो परावर्तित हो रही है, तो यहाँ पर प्रकाश परावर्तित जो हो रही है वो, इसमें समय नहीं लग रहा है। इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें 1 सेकेंड का भी समय नहीं लग रहा है। इसमें तुरंत हम प्रकाश डाल रहे हैं, तुरंत रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो टाइम लगेगा। टाइम कैसे लगेगा, जैसे समझिए कि यहाँ से प्रकाश जो है वो आपतित हो रही है। ठीक, फुली कॉन्सेप्ट जो है वो प्रतिदीप्त का ही लगेगा इसमें, लेकिन इसमें सिर्फ इतना होगा कि इस प्रकाश का भी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी जो तीव्रता है, वो अधिक होगा। तो तीव्रता जब अधिक होगा तो इसका तरंग दैर्घ्य जो है, इसका जो तरंग दैर्घ्य है वो कम होगा। ठीक, तरंग दैर्घ्य जो है वो कम होगा। ठीक, लेकिन ये जो प्रकाश आपतित हो रहा है, ये प्रकाश जो है वो इस पदार्थ के लेयर वाइज लेयर में घुस जाएगा। यानी कि जैसे कि ये पदार्थ है, तो इस पदार्थ के पर जब हम प्रकाश डालते हैं, देखो ऐसे ही उदाहरण दे रहे हैं, तो इस पदार्थ पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश जो है वो लेयर बाय लेयर अंदर तकला घुस जाता है। यानी कि इसका जो मोटाई है वो इतना है, तो प्रकाश जो है वो ऊपर से लेके नीचे तकला प्रवेश कर जाता है। ठीक, तो जब इस पदार्थ पर यहाँ ऊपर से लेके नीचे तकला प्रकाश प्रवेश कर गया, उसके बाद हम जो आपतित हो रहा है प्रकाश, उसको हम हटा देते हैं। तो जब उसको हटा देते हैं और इस पदार्थ को हम अंधेरे में ले जाते हैं, तो अंधेरे में ले जाते हैं तो ये जो पदार्थ है वो कुछ टाइम तक जो है वो प्रकाश देता है। यानी कि कुछ टाइम तक जो है वो प्रकाश उत्पन्न करते रहता है। ठीक, तो यही प्रक्रिया जो है वो स्फुरदीप्त कहलाता है। लेकिन इसमें क्या है कि जब हम प्रकाश डाल रहे हैं तो ऊपर से लेके नीचे तक जाने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ समय लगेगा, तो इसमें समय लगेगा, तो फिर इसमें समय लगेगा। और प्रतिदीप्त में क्या था कि जैसे ही हम प्रकाश डाल रहे थे वैसे ही तुरंत जो है वो परावर्तित प्रकाश हमें प्राप्त हो रहा था। ये प्रतिदीप्त का था। स्फुरदीप्त में क्या था कि जैसे ही हम प्रकाश डाल रहे हैं तो ये प्रकाश जो है वो पूरा ऊपर से जितना उसका मोटाई है वो पूरा मोटाई के अंदर प्रकाश प्रवेश करेगा, उसके बाद जो है वो प्रकाश रिफ्लेक्ट करेगा। तो बात इसमें यही है कि ये प्रकाश जो है वो लेयर वाइज लेयर क्या प्रवेश करेगा, लेयर वाइज लेयर जो है वो प्रवेश करेगा। ठीक, प्रवेश कर गया। तो यहाँ पर क्या है कि जब लेयर बाय लेयर प्रवेश कर गया, तो जैसे कि यहाँ से प्रवेश किया तो यहाँ से प्रकाश जो है वो मान लीजिए कि
यहाँ ये एक लेयर है, सबसे फर्स्ट लेयर है, तो सबसे पहले यहाँ से प्रकाश निकल जाएगा। यानी मान लीजिए कि यहाँ T0 समय लगेगा, तो इस लेयर से प्रकाश निकल गया। फिर निचला लेयर आएगा, तो यहाँ से फिर प्रकाश निकलेगा, तो इसमें T1 सेकंड लग गया। फिर इसके सबसे निचला परत आएगा, तो यहाँ से प्रकाश निकलने में कुछ टाइम लगेगा, तो इसमें मान लीजिए कि T3 समय लगा। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें टाइम लग रहा है, रिफ्लेक्शन होने में टाइम लग रहा है। तो जो फिर परावर्तित जो प्रकाश है, यानी कि यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ जो प्रकाश, चाहे वो T0 समय में हुआ, चाहे वो T1 समय में हुआ, चाहे वो T2 समय में हुआ, एनीवे मतलब कि T3, T4, T5, मतलब जितना समय तक ला वो प्रकाश जो है वो परावर्तित हुआ, तो उस प्रकाश की जो तीव्रता होगी, उस प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो कम होगी, और तरंगदैर्घ्य जो होगा वो अधिक होगा। यानी सीधी सी भाषा में कि जब हम प्रतिदीप्त में देखते थे कि प्रतिदीप्त में जो प्रकाश रिफ्लेक्शन हो रहा था उसका भी तीव्रता कम था और तरंगदैर्घ्य अधिक था। स्फुरदीप्त में भी यही है कि इसमें जो परावर्तित प्रकाश है उसका तीव्रता जो है वो कम है और तरंगदैर्घ्य जो है वो अधिक है। लेकिन इसमें बात ये है सिर्फ अंतर कि प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त में अंतर सिर्फ इतना है कि स्फुरदीप्त में परावर्तित प्रकाश होने में टाइम लग रहा है, लेकिन प्रतिदीप्त में परावर्तित प्रकाश होने में टाइम नहीं लग रहा था। ये ऑन द वे था, ऑन डिमांड था कि जैसे ही आप प्रकाश डालें वैसे ही तुरंत रिफ्लेक्शन मारा, ये प्रतिदीप्त का था। लेकिन स्फुरदीप्त में क्या था कि आप प्रकाश डाल रहे हैं, ये जब तक पूरा पदार्थ के अंदर प्रकाश प्रवेश नहीं करेगा तब तक ये रिफ्लेक्शन नहीं करेगा। बात आपने समझा, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका हम दैनिक जीवन में प्रयोग कहाँ कहाँ देखते हैं। तो जैसे कि दैनिक जीवन में आप प्रयोग देखते हैं स्फुरदीप्त का, आप सोचिए कि ऐसा कहाँ हम देखते हैं कि किसी पदार्थ को हम जब अंधेरे में ले जाते हैं तो वो चमकते रहता है। ये स्फुरदीप्त का सीधी सी भाषा में एक उदाहरण है कि जैसे कि आप प्रकाश में लाएं तो वो चमक नहीं रहा है, वो चार्ज हो रहा है। उसके बाद फिर हम किसी उस पदार्थ को हम अंधेरे में ले जाते हैं तो वो चमकने लगता है। यही हम स्फुरदीप्त का उदाहरण देखते हैं। तो आप सोचिए कि ऐसा कौन सा पदार्थ है। तो जैसे कि इसमें भी कलाई का घड़ी आएगा। जैसे कि कलाई का घड़ी में क्या होता है कि घड़ी आपने देखा होगा, जो एनालॉग घड़ी जो आता है उसमें क्या होता है कि चमकते रहता है, जैसे अंधेरे में ले जाते हैं तो वो चमकते रहता है, ऐसा आपने कई बार देखा होगा। तो ये चमकता ही रहता है, ये भी स्फुरदीप्त का उदाहरण है। तो एक तो उदाहरण आ गया कि कलाई का जो घड़ी है, कलाई का घड़ी, कलाई का घड़ी, उसमें हम उदाहरण देखे थे कलाई का पट्टी देखे थे, जो हम हाथ में बांधते हैं, कलाई का पट्टी आता है। लेकिन कलाई का घड़ी क्या है कि कलाई का घड़ी में आपने अक्सर सुना होगा कि इसमें रेडियन भरा होता है जिसके कारण से चमकता है, लेकिन रेडियन उडियन नहीं भरा होता है। आप सोच सकते हैं कि आप 200 का घड़ी में रेडियम भरा होगा, नहीं भरा होता है रेडियम, ठीक। तो कलाई के घड़ी जो है ये भी एक स्फुरदीप्त का एक उदाहरण है। जब आप एनालॉग का अच्छा खासा घड़ी लेंगे तो आप अंधेरे में ले जाएंगे उस घड़ी को तो वो चमकेगा, ठीक। और हम देखते हैं जैसे कि आजकल आधुनिक जूते आने लगे हैं, यानी आधुनिक जूते जो आने लगे हैं, लगभग आधुनिक जूते आप गूगल पर सर्च करिएगा तो इसका प्राइस जो है वो लगभग 20-25 हज़ार के लगभग में आता है। अगर ओरिजिनल हम बतला रहे हैं अच्छा खासा लीजिएगा, ऐसे 10-15 हज़ार से स्टार्ट होता है। तो 20-25 हज़ार का जो जूता आता है, आप मारिएगा मॉडर्न शूज स्फुरदीप्त तो वो बतला देगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप जूता पहने, ठीक है, तो जैसे जूता जो है वो कहूँ सूरज के प्रकाश में, चाहे आर्टिफिशियल प्रकाश में रखा हुआ है, तो आप जूता पहने, ठीक है। तो जब आप अंधेरे में जाइएगा तो जूता जो है वो चमकेगा। तो ये चमकेगा क्योंकि उस जूते पर जो प्रकाश पड़ा उसके अंदर जो है वो प्रकाश प्रवेश कर गया।
ये तब तक चमकेगा जब तक कि उसके अंदर प्रकाश होगा, यानी जैसे ही प्रकाश खत्म होगा वो फिर चमकना बंद कर देगा। ये भी सेम सेम जो है वो कलाई के घड़ी में भी होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं जैसे कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो स्विच आने लगे हैं, जैसे कि हम लोग जो स्विच यूज करते हैं वो तो वैसे ही नॉर्मल है, लेकिन अभी जो मॉडर्न समय है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो है वो भी अंधेरे में जो है वो चमकते रहते हैं। जैसे कि आप वो भी अभी हम जितना भी उदाहरण बतला रहे हैं उसे आपने दैनिक जीवन में एक बार सिर्फ कलाई का घड़ी सुना होगा। जो हम बतलाएं कि ये आधुनिक जूते, उसी ने आपको दिमाग को थोड़ा चकरा दिया होगा कि आधुनिक जूते भी ऐसे होते होंगे। तो उससे सबसे बढ़िया उदाहरण है कि आप गूगल पर सर्च करिएगा, वो सब आपको दिखा देगा कि आधुनिक जूते कैसे हैं, कितना प्राइस का मिलता है। तो एक जो है तीसरा उदाहरण वो है इलेक्ट्रॉनिक स्विच। इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ठीक, ये बात हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे यह बतलाते हैं कि जैसे इसमें भी कुछ पदार्थ होते हैं जिसके कारण से प्रकाश जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। जैसे रासायनिक पदार्थ के बारे में हम चर्चा करते हैं, जैसे कि हमने प्रतिदीप्त में बतलाया कि यह पदार्थ यानी जो जिंक के सिलिकेट है वो हरा रंग प्रदान करता है। वैसे ही हम स्फुरदीप्त में बतलाते हैं, जैसे कि हो गया कि जिंक सल्फाइड है तो जिंक सल्फाइड हो गया, जिंक सल्फाइड, उसके बाद फिर हो गया कैल्शियम सल्फाइड, फिर बेरियम सल्फाइड हो गया, ये सब हो गया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और उससे आगे हम बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है वो है बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस यानी जैव रासायनिक प्रकाश। जैव रासायनिक प्रकाश, जैव रासायनिक प्रकाश, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोल्यूमिनेंस। जैसे आपने अभी तो नहीं, लेकिन आप जब 2016-17 के बात करते हैं या उससे पहले, तो आपने सुना देखा होगा कि जब बिजली चली जाती थी तो उस समय एक लाइट जलने वाला कीड़ा आता था, जिसे ब्लू का लाइट जलता था, ये हमें भी याद है। तो ये जो इसे बोलते थे जुगनू, ठीक, जुगनू। तो ये जो जुगनू था, जुगनू, ये जुगनू जो था, इसमें एक प्रोटीन पाया जाता था। उस प्रोटीन को बोलते थे ल्यूकोफेरिन। तो ल्यूकोफेरिन जो था, वो ल्यूकोफेरिन प्रोटीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता था। जैसे जुगनू है तो जुगनू के पास जो है वो ल्यूकोफेरिन जो था उसके पास एक प्रोटीन पाया जाता था, और ये ल्यूकोफेरिन प्रोटीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सील्यूकोफेरिन बना देता था, जिसके कारण से जो था कि ऑक्सील्यूकोफेरिन बना, जिसके कारण से लाइट जो है वो जलता हुआ प्रतीत होता था। यानी कि जो आप जुगनू देखते थे, उस जुगनू के पास ल्यूकोफेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता था। वो ल्यूकोफेरिन प्रोटीन जो था वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सील्यूकोफेरिन बनता था, जिसे हम देखते थे कि लाइट जल रहा है। देखते होंगे कि लाइट जो है वो
जब आप इसे पकड़ लेते थे तो वो कुछ समय तक जलते रहता था, फिर उसके बाद बुझ जाता था। तो बुझ जाता था, क्यों बुझ जाता था? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं कर रहा। अब एक बात इसे भी ध्यान में रखिए कि जो जुगनू था, जब वो उत्तेजित अवस्था में आता था तभी वो प्रकाश उत्पन्न करता था। जैसे कि हम अगर फिश के नाम बतलाएं तो एक फिश जो आता है वो है जेली फिश। जेली फिश, तो जो जेली फिश था, जेली फिश जो है वो भी प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे कि जुगनू जैसे प्रकाश उत्पन्न करता है तो वो भी जेली फिश भी प्रकाश उत्पन्न करता था। तो जो जेली फिश था उसके पास जो है वो ग्रीन फ्लोरिसेंट नामक प्रोटीन पाया जाता था। तो ग्रीन फ्लोरिसेंट नामक प्रोटीन के कारण ही जेली फिश जो है वो प्रकाश उत्पन्न करता है। तो एक बात ये ध्यान में रखिए कि जो जेली फिश है उसके पास जो है वो ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन पाया जाता था। तो यहाँ पर एक बात ये है कि जैसे जुगनू हो गया, जेली फिश हो गया, इसमें मुख्य भूमिका जो है वो उसके शरीर के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन का है। खाली सिर्फ उस प्रोटीन के नाम याद रखिएगा, काम हो जाएगा। क्वेश्चन भी यही पूछा जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझ लिया होगा और आने वाले क्लासेस में हम उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक अगली क्लास में। जय हिंद।